सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट फर्स्ट में पहला अपना पेपर है यांत्रिकी। इसमें अपना आज जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं वो है विस्कोसिटी। तो शुरुआत में इसमें छोटी छोटी परिभाषाएं हैं। इसके पश्चात तरल की ऊर्जा के बारे में चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आदर्श तरल से। तो वे पदार्थ जो प्रवाहित हो सकते हैं तरल कहलाते हैं, जैसे द्रव और गैस। ठोस नहीं आते हैं इसमें, द्रव और गैस ही होते हैं। ऐसे तरल जिनकी संपीड्यता एवं श्यानता शून्य होती है वे आदर्श तरल कहलाते हैं। शून्य संपीड्यता का अर्थ है कि तरल को दबाने पर इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रकृति में अधिकांश द्रव जो है वो लगभग असंपीड्य माने जा सकते हैं, क्योंकि उन्हें दबाने पर उनके आयतन में नगण्य परिवर्तन होता है। इसके विपरीत कुछ विशेष परिस्थितियों के सिवाय अधिकतर गैसें जो होती है वो पर्याप्त संपीड्य होती है। शून्य श्यानता का अर्थ है कि तरल की विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति करते हुए भी उनके बीच स्पर्श रेखीय घर्षण बल कार्य न करे, लेकिन व्यवहार में सभी तरलों में कुछ न कुछ श्यानता अवश्य पाई जाती है। श्यानता गैसों में कम तथा द्रवों में अपेक्षाकृत अधिक पाई जाती है। अब हम चलते हैं धारा रेखीय प्रवाह पर। तो तरल का प्रवाह है यदि इस प्रकार से हो कि तरल का प्रत्येक कण अपने पूर्व चलने वाले कण के पथ का अनुसरण करे, तो इस प्रकार के प्रवाह को धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह में किसी बिंदु से क्रमशः गुजरने वाले कणों की चाल तथा गति की दिशा समान रहती है। कणों के पथ को दर्शाने वाली जो रेखा है यह रेखा धारा रेखा कहलाती है। इसके पश्चात आपका आता है विक्षुब्ध प्रवाह। जब तरल का वेग क्रांतिक वेग से अधिक हो जाता है तो प्रवाह धारा रेखीय नहीं रहता, अपितु टेढ़ा मेढ़ा, लहरदार तथा अनियमित हो जाता है। साथ ही तरल के कणों की चाल तथा गति का जो मान है एवं दिशा है ये स्वच्छंद रूप से बदलती रहती है। तरल की इस परिवर्ती गति को विक्षुब्ध प्रवाह कहते हैं। इसके पश्चात अपने आता है तरल के बहने का अवितरता का सिद्धांत। यदि कोई असंपीड्य तथा अश्यान तरल किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली में धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित हो तो नली में प्रत्येक स्थान पर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल तथा तरल के वेग का गुणनफल नियत रहता है। इसे अवितरता का सिद्धांत कहते हैं। इसके लिए आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र में ये आपका एक अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल है। इसका हमने बिंदु P नाम दे रखा है। एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। बिंदु P पे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है।
A1, ट्यूब पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है A2। यहाँ हमने क्षेत्रफल का अल्पांश ले रखा है, इस अल्पांश को नाम दे दिया dA1। इसी प्रकार यहाँ अल्पांश को नाम दे दिया dA2। यहाँ बहने वाले द्रव का जो वेग है वो v1 है, यहाँ बहने वाले द्रव का जो वेग है वो v2 है। तो चित्रानुसार माना कोई तरल किसी असमान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली नली PQ में धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। माना P व Q सिरों पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेदों का क्षेत्रफल क्रमशः A1 व A2 है एवं तरल के जो वेग है वो क्रमशः v1 व v2 है। माना तरल का जो घनत्व है वो रो है। माना तरल का जो प्रवाह है वो एक अनंत संकीर्ण नली से हो रहा है, जिसके सिरे P व Q के अनुप्रस्थ परिच्छेदों का जो क्षेत्रफल है वो क्रमशः dA1 व dA2 है। तो यदि dt समयांतराल में दोनों सिरों पर तरल क्रमशः dL1 व dL2 दूरी तय कर लेता है, तो एकांक समय में अनंत संकीर्ण नली में सिरे P से प्रवेश करने वाले तरल का जो द्रव्यमान आ जाएगा वो आ जाएगा dA1 डॉट dL1 डॉट रो अपॉन dt। ये जो फॉर्मूला है ये आपका आयतन इंटू घनत्व है और एकांक समय है, इसलिए dt का भाग लग गया है, क्योंकि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इंटू लंबाई आयतन को दर्शाता है। ये घनत्व है तो द्रव्यमान बराबर आयतन इंटू घनत्व है, dt का भाग इसलिए लग गया क्योंकि एकांक समय है। इस dt को इस dL1 के नीचे रख दिया तो ये v1 बन गया, तो dA1 आपका इधर है, ये आपका v1 बन गया, ये रो बन गया। इसी प्रकार Q सिरे के लिए एकांक समय में अनंत संकीर्ण नली से बाहर निकलने वाले तरल का जो द्रव्यमान आ जाएगा वो सेम दूसरे सिरे के लिए इसी प्रकार आ जाएगा dA2 v2 रो, सेम टू सेम वही फॉर्मूला है। अतः एकांक नली में नली के सिरे P के संपूर्ण परिच्छेद में प्रवेश करने वाले तरल का जो द्रव्यमान आ जाएगा वो आ जाएगा m1 बराबर इंटीग्रेशन 0 टू A1 dA1 v1 रो, यहाँ से है और इसको हल करने पे आपका dA1 का A1 हो गया, क्योंकि dA1 क्षेत्रफल अल्पांश था जिसका समाकलन जो है वो संपूर्ण क्षेत्रफल A2 हो गया। इसी प्रकार दूसरे सिरे Q के लिए m2 का माना जाएगा एज इट इज A2 v2 रो। चूँकि नली के सिरों के बीच तरल का कोई स्रोत अथवा सिंक नहीं है, इसलिए द्रव्य के अविनाशिता के सिद्धांत से कि जो दोनों द्रव्यमान होंगे ये बराबर होंगे। इन दोनों को बराबर रख देते हैं, बराबर रखने पे रो कैंसिल हो जाएगा और हमें मिल जाता है A1 v1 बराबर A2 v2 बराबर नियतांक। समीकरण 1। समीकरण 1 जो है ये सातत्यता की समीकरण है। इसके अनुसार नली के प्रत्येक स्थान पर नली के अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल तथा तरल के वेग का जो गुणनफल है वो नियतांक होता है। प्रवाहित तरल की ऊर्जा अपना अगला टॉपिक है, यानी बहते हुए तरल की ऊर्जा। तो जब किसी तरल का प्रवाह धारा रेखीय होता है तो उसमें 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। पहली स्थितिज ऊर्जा, दूसरी गतिज ऊर्जा और तीसरी दाब ऊर्जा। बात करते हैं पहले स्थितिज ऊर्जा की। किसी तरल में पृथ्वी की सतह से ऊपर स्थिति होने के कारण जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान और के v आयतन
का एक तरल जो है वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर प्रवाहरत है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो mgh होगी। अतः एकांक द्रव्यमान के लिए जो स्थितिज ऊर्जा आएगी वो आ जाएगी mgh/m। एकांक द्रव्यमान के लिए m का भाग लग गया तो gh बच गई। एवं एकांक आयतन के लिए यदि आप स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करोगे तो आयतन v का भाग लग जाएगा तो m/v द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व रो में चेंज हो जाता है तो ये आपको मिल जाता है ρgh, क्योंकि रो बराबर m/v। तो ये आपकी एकांक द्रव्यमान एवं एकांक आयतन के लिए स्थितिज ऊर्जा थी। अब अपन बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। किसी तरल में उसकी गति के कारण रहने वाली ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। यदि m द्रव्यमान व v आयतन का तरल जो है वो स्मॉल v वेग से प्रवाहित है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वो 1/2 mv² होगी। अतः तरल के एकांक द्रव्यमान की जो गतिज ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी 1/2 v², क्योंकि गतिज ऊर्जा 1/2 mv² में m का भाग लग जाएगा, m से m कैंसिल है, 1/2 v² हो जाएगी। तथा तरल के एकांक आयतन की जब अपन गतिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे तो आयतन के लिए कैपिटल V का भाग लग जाएगा, वही द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व में चेंज हो गया। तो तरल के एकांक आयतन की जो गतिज ऊर्जा है वो आपकी होगी 1/2 ρv²। तीसरी जो ऊर्जा होती है वो है आपकी दाब ऊर्जा। तो किसी तरल में उसके दाब के कारण रहने वाली जो ऊर्जा है वो दाब ऊर्जा कहलाती है। माना किसी तरल का क्षेत्रफल A और दाब P है तो यह तरल जो है वो दाब के कारण x दूरी तय करता है। तो इस प्रकार तरल की जो दाब ऊर्जा होगी वो किया गया कार्य बराबर बल गुणा दूरी। बल को हम दाब इंटू क्षेत्रफल के रूप में लिखते हैं, P गुणा A, दूरी x है तो A इंटू x जो है ये आपका V बन गया, वही क्षेत्रफल गुणा लंबाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू लंबाई। तो तरल की जो दाब ऊर्जा है वो P गुणा V होगी। अतः तरल के एकांक द्रव्यमान की जो दाब ऊर्जा आ जाएगी वो आ जाएगी PV/m। तो P/ρ बन गया, ये इस V को इसके नीचे ले आओगे तो ρ बन गया। तथा तरल के प्रति एकांक आयतन की जो दाब ऊर्जा होगी वो P के बराबर हो जाएगी, PV/V, V से V कैंसिल है तो P बन गया। अब है आपका क्रांतिक वेग। तो किसी द्रव का वह अधिकतम वेग जिस पर द्रव में धारा रेखा प्रवाह बना रहता है उस वेग को क्रांतिक वेग कहते हैं। किसी द्रव का क्रांतिक वेग जो है वो वह अधिकतम वेग है जिस पर द्रव में धारा रेखीय प्रवाह बना रहता है। द्रव का वेग क्रांतिक वेग से अधिक होने पर द्रव का जो प्रवाह है वो धारा रेखीय नहीं रह पाता है एवं विक्षुब्ध हो जाता है। इसे हम द्रव की अनियमित गति या टेढ़ी मेढ़ी गति भी कहते हैं। इसके पश्चात अपना आता है सातत्य समीकरण। यह एक समीकरण है जो यह बताती है कि किसी असंपीड्य द्रव के लिए बंद पृष्ठ में दो अनुप्रस्थ कांटों से प्रवाह की जो दर होती है वो समान होती है। इसमें आपको एक नली दिखाई दे रही है। इस नली के दो सिरे हैं, ये पहला सिरा है, ये दूसरा सिरा है। पहले सिरे पर द्रव का जो वेग है वो v1 है, दूसरे सिरे पर द्रव का जो वेग है वो v2 है। इस सिरे का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a1 है, इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a2 है। तो द्रव द्वारा ये जो तय की गई दूरी है वो v1t है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ये जो दूरी है ये v2t है। तो चित्रानुसार किसी नली में द्रव जो है वो बाईं ओर प्रवाहित हो रहा है। बिंदु 1 पर नली का अनुप्रस्थ काट a1 है और द्रव का जो वेग है वो v1 है। t क्षण में द्रव के कण जो है
वो V1T दूरी पार करते हैं। ये जो V1T दूरी है ये पार करते हैं तथा A1 V1T आयतन का जो द्रव है वो इस पूरे क्षेत्र को पार करता है। इसी प्रकार जो दूसरा बिंदु है, इस दूसरे बिंदु पर T क्षण में जो पार होने वाले द्रव का आयतन होगा वो आपका आ जाएगा A2V2T, क्योंकि बिंदु 1 व 2 के बीच नली में भरे हुए द्रव का जो आयतन रहता है ये निश्चित है और द्रव जो है ये SMPD है। अतः दोनों किनारों से प्रवाहित होने वाली जो द्रव की मात्रा है वो समान होनी चाहिए। इस प्रकार A1 V1T का मान जो है वो A2 V2T के बराबर आ जाएगा। T आपका कैंसिल हो रहा है तो A1 V1 बराबर A2 V2, इसको हम सामान्य रूप से A इंटू V लिख सकते हैं और इसका मान नियतांक रहेगा। इसे हमने समीकरण 1 दे दी है। समीकरण 1 जो है ये सातत्य समीकरण कहलाती है। इसके अनुसार यदि किसी नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A घटता है तो द्रव का जो वेग है वो उसी अनुपात में बढ़ जाता है, और यदि नली का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ता है तो द्रव का जो वेग है वो उसी अनुपात में घट जाता है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें थी। कल इस पे और चर्चा करेंगे अपन। थैंक यू।